बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरा कल का फिजिक्स का लेक्चर सुन लिया होगा। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाया था और चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था ये चैप्टर जो है वो सारा मोशन के बारे में, ठीक है। इसी तरह जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी है टाइप्स ऑफ मोशन। और आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। लॉन्ग में ये इस तरह आता है कि आप लोगों ने इसकी टाइप्स डिफाइन करनी है, ठीक है, सारी, और साथ एक एक एग्जांपल देनी है। अगर बात की जाए शॉर्ट में, तो शॉर्ट में ये इस तरह आएगा कि आप लोगों ने इसकी एक छोटी छोटी डेफिनेशन उन्होंने पूछी होगी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं शॉर्ट में या लॉन्ग में, जैसे भी। तो आपने साथ साथ उनको अटेम्प्ट करते जाना है और टिक लगाते जाना है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और ये लॉन्ग में भी है, ठीक है। जैसे जैसे हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको साथ साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे बताऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि ये पेपर में किस तरह आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला लॉन्ग अपना। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लॉन्ग है, ओके। टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए तो आप अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में काफी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, काफी किस्म की मोशन देखते हैं। जैसे एक गाड़ी मूव कर रही है, ट्रेन यहाँ पे एग्जांपल दी है, यहाँ पे पहले ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर इसकी रीडिंग करवाऊंगी। ट्रेन को आपने कभी मूव करते देखा है? ये डायग्राम देखें जी। आपने अपनी रूटीन में ट्रेन को मूव करते देखा है और आपको लगता है वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरह आप अपने घरों के पंखों को देखते हो, फैन को। तो फैन भी आपने देखा है वो सर्कल में घूम रहा होता है, मोशन उसकी भी हो रही है, लेकिन किस तरह हो रही है? सर्कल में हो रही है, ठीक है। उसी तरह अ स्ट्रिंग वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। या फिर आपने कभी वॉशिंग मशीन के अंदर घूमने वाला स्पिनर देखा है? उसकी बात की जाए तो वो क्या करता है? वो सर्कल में घूमता है। और ये जो स्विंग है, वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, कहते हैं जो परिंदे उड़ते हैं उनके जो पर होते हैं वो भी एक, आपको पता है, वाइब्रेटरी मोशन होती है और वो टू एंड फ्रो होती है, यानी कि आगे पीछे होती है। आपने परिंदों के पर देखे हैं ना, वो ऊपर नीचे होते हैं। ये तो नहीं कि वो दाएं बाएं उड़ते हैं, वो बिल्कुल ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे वाली मोशन होती है उसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। वो भी आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं पहले आपको बताने के लिए कि आपको समझ आए कि हमने क्यों ये टाइप्स ऑफ मोशन बनाया था, हमने क्यों आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने के लिए बोला है। वो इसलिए बोला है कि आप रूटीन में डिफरेंट किस्म की मोशन देखते हैं, तो हर एक को आप अलग अलग डिफाइन कर सको, अलग अलग बता सको कि इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। तीन तरह की मोशन होती हैं। नंबर 1 पे है ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 है रोटेटरी मोशन और नंबर 3 है वाइब्रेटरी मोशन, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले आप मोशन को डिफाइन करोगे और फिर बताओगे कि मोशन की तीन टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ओके। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर मार्क किया है। लॉन्ग में तो ये आना ही आना है, लेकिन ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। इसमें आपने जो याद करना था वो मैंने आपको मार्क करके बता दिया, वो आपने याद करना है। इसके बाद है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की डिफाइन करने के बाद भी इसकी अपनी तीन खुद टाइप्स हैं, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की बात की जाए तो इसमें उन्होंने लिखा है इफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल, कहते हैं हर एक जरा जो है ऑफ द बॉडी मूव्स, हर एक जरा बॉडी का मूव कर रहा है। एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली, यानी कि हर एक बॉडी का हिस्सा जो है, अगर ट्रेन की बात करो तो ट्रेन का हर एक पार्ट, एक एक हिस्सा जो है उसका, उसकी बॉडी के साथ ही मूव करे यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। सारी बात है, उसकी बॉडी अगर आगे को ट्रेन की जा रही है तो पूरा हर एक हिस्सा उसका आगे को मूव कर रहा है। ये तो नहीं कि पीछे से इसका कुछ हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे मूव करेगा, इस तरह तो नहीं ना होता। सारे के सारे पार्टिकल इसके स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। अगर ये सीधी जा रही है तो सारे के सारे पार्टिकल भी सीधे ही जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इसकी। आपने जस्ट इतना बताना है कि बॉडी के पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एक ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इसके बाद उसने एग्जांपल दी है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन, जो मैं आपको सामने दिखा दी है। ट्रेन की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें तमाम पार्टिकल सीधे ही जाएंगे। और द कार, अगर आप गाड़ी की बात करो, आपकी कार की बात करो, तो गाड़ी रोड पे चलती है तो आपने देखा अगर गाड़ी चल रही है, जा रही है, तो उसके साथ उसकी पूरी बॉडी जा रही है। ये तो नहीं कि पीछे वाली सीट्स आपने पीछे छोड़ देनी है और आगे वाली सीट्स लेके बस चले जाएंगे, इस तरह तो नहीं ना होता। कार पूरी रोड पे एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके तमाम पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये दो एग्जांपल्स ही हैं आपको, उन्होंने, आपने ये दोनों याद करनी है और डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन की थ्री टाइप्स होती हैं, ठीक है।
ट्रांसलेटिव मोशन कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स। आगे इसकी तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं भाई? नंबर वन पे है लीनियर मोशन। लीनियर कहते हैं किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में, बिल्कुल सीध में कोई मोशन हो रही हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये आ सकती है, जैसे कि अगर आपने कोई बॉडी ऊपर से जमीन की तरफ फेंका है, जैसे आप अपने छत से कोई चीज फेंक देते हो, कोई बॉटल फेंक देते हो, कोई भी कैन फेंक देते हो, तो वो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है, जमीन की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। तो उसकी मोशन को हम कहते हैं वो लीनियर मोशन है, ठीक है। दी बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है, आगे एग्जांपल है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। आपने पहले डेफिनेशन करनी है, यहाँ तक इफ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है, उसके बाद ये एग्जांपल है। ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। किसी भी लीनियर मोशन की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी कि वो बॉडीज जो आपने किसी ऊंचाई से नीचे फेंकी हैं, अपने छत से जाके फेंकी हैं या और किसी ऊंची बिल्डिंग से फेंकी हैं, तो वो तमाम एग्जांपल्स किसकी होंगी? वो होंगी लीनियर मोशन की एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सीधा जमीन की तरफ आना, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी बिल्कुल सीधा इंसानों को खींचती है, उसी तरह ये बिल्कुल स्ट्रेट मोशन होगी, ओके। उसके बाद है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन की बात की जाए तो आपने कभी शहद की मक्खियों की मूवमेंट देखी है? वो इस तरह मूव कर रही है, अगर इधर को चली है थोड़ी देर बाद इधर को चले जाएंगी, फिर इधर को, फिर इधर को, इधर को, इधर को, यानी कि ये तमाम उन्होंने बताया है कि उसकी मोशन डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है, इरेगुलर पाथ पे होती है, उसका कोई मतलब उससे कोई पता नहीं होता उसने किधर को जाना है, वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोशन करती है, क्योंकि उसने शहद की मक्खी ने हर एक फूल से रस लेना होता है, तो वो तमाम फूलों के गिर्द घूमती है, कभी आगे को कभी पीछे को, तो घूम घूम के उसने हर चीज को देखना होता है, कौन सा फूल ज्यादा अच्छा है, वहां से वो शहद लेती है, ठीक है, रस चूसती है, रस का शहद बनाती है। तो हम क्या करेंगे? दी मोशन ऑफ बी, कौन सी मोशन? बी कौन सी मोशन करती है? बी की है रैंडम मोशन, तो हम कहेंगे कि बी की मूवमेंट को हम कहते हैं रैंडम मोशन। उस तरह इफ दी बॉडी मूव अलोंग एन इरेगुलर पाथ, अगर कोई भी जिस्म है, कोई भी बॉडी है, वो इरेगुलर पाथ को फॉलो कर रही है, दी मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे उसने नहीं दिया, आपने यहाँ से लिख लेनी है, दी मोशन ऑफ अ बी इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ अ बी इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल इसकी दे दीजिएगा, ये इरेगुलर पाथ है और इसका पाथ भी बना कर बता दीजिएगा डायग्राम में, तो ये दोनों आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को आप यहाँ पे देखें, आपने कभी झूला लिया होगा, इसे आसमानी झूला भी कहते हैं बच्चे। तो आसमानी झूले पे जब आपने कभी झूला लिया होगा तो आपने देखा होगा सर्कुलर पाथ में होता है, बिल्कुल सर्कल घूमते जाना है, ये तो नहीं कि अंदर से एक डोली ने सीधा चले जाना है, ऐसे तो नहीं ना होता। सारी डोलियां जितनी भी जिसमें आप बैठे होते हो वो एक ही सर्कल में घूमती हैं, ओके। तो यहाँ पे उसने बताया दी मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल, यानी कि किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट है अगर वो सर्कल में है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉल टाइड टू वन एंड, ये एग्जांपल है, ठीक है, एक बॉल को आपने एक हिस्से से बांध दिया, उसके रस्सी के एक हिस्से से, ऑफ अ स्ट्रिंग इज इट अलोंग मूव अलोंग अ स्ट्रेट सर्कल, क्या करेगा जब वो मूव करेगा? तो सर्कल में होगा ना। आपने कभी बच्चों को खेलते देखा है, वो एक सिरे के साथ रस्सी के एक सिरे के साथ गेंद बांध देते हैं या कोई ना कोई चीज बांध देते हैं और उसको अपने हाथ में पकड़ के सर्कल में घुमाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो घुमाते हैं सर्कल में तो वो एक सर्कल बन जाता है, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, रूटीन में काफी बच्चे इस तरह करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सर्कुलर पाथ की। आप ये वाली एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, आप नीचे वाली एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, आप फेरिस व्हील, ये जो व्हील है इसकी भी बता सकते हैं, इस रिवाइज होंगी और आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन मैं पढ़ाती हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेटा ये वही बातें हैं जो हर एक बंदा करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो के दरमियान में बता देती हूँ कि आप लोग साथ इसको लाइक कर दें, कम से कम मेरे लिए ये होगा कि यूट्यूब मुझे इंप्रेशन अच्छे देगा और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, आपको पसंद आई है, ठीक है। तो आगे है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का मतलब ये होता है कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है सर्कल में, ठीक है, रोटेट कर रही है एक ही फिक्स पॉइंट में अपने एक्सिस के गिर्द, ये देखो होती ये भी सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है, लेकिन ये फिक्स पॉइंट के गिर्द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इतना याद रखना है, रोटेटरी मोशन भी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मोशन होती है और होती ये भी सर्कल में ही है, ठीक है। जैसे आप फैन की बात करो तो फैन का ये एक फिक्स पॉइंट है, ये सर्कल उसका फिक्स पॉइंट है, उसने इसी सर्कल के गिर्द इसी एक्सिस के गिर्द घूमते जाना है, घूमते जाना है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने वो बचपन में लट्टू को चलाया हो तो आपने देखा है वो जो लट्टू होता है वो भी क्या करता है, उसकी भी एक छोटी सी टिप होती है, निब होती है उसकी, जिसको हम कहते हैं कि वो उसका एक फिक्स पॉइंट है जिससे कि दूसरे घूमते जाना है, घूमते जाना है जब तक कि उसकी सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए और वो स्टॉप ना हो जाए, ठीक है।
इसी तरह आप लोगों ने और भी डिफरेंट एग्जांपल देखी होंगी, वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं। जैसे आप अपने अर्थ की बात करते हो, जमीन की, तो जमीन भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, ठीक है। उसी तरह जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है। तो ये दोनों जो है मूवमेंट, सूरज उसका एक्सिस हो गया एक, ये बात एक, जमीन खुद जब अपने गिर्द घूमती है तो वो भी एक्सिस के गिर्द घूमती है, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स होती हैं, आपने हर एक का ध्यान में रख के सोच के याद करना है कि हम यहाँ पे कौन सी एग्जांपल पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रोटेटिंग मोशन में है तो इसमें आप अर्थ की भी एग्जांपल दे सकते हो, आप लट्टू की भी दे सकते हो, आप फैन की भी दे सकते हो, वो जो आपकी ड्रायर मशीन होती है आप उसकी एग्जांपल भी दे सकते हो। आपने कभी कपड़े, मतलब लड़कियों ने तो कपड़े ड्रायर करने होते हैं, उनको तो पता होता है, जो कपड़े ड्रायर करते हैं तब क्या होता है, वो भी उसके अंदर वाली जो मशीन होती है वो भी एक सर्कल के गिर्द घूम रही होती है, और उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एक्सिस होता है जिसके गिर्द वो घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट एक्सिस, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने मार्क भी किया है, फिक्स पॉइंट जिसको हम कहते हैं एक्सिस। अगर कोई बॉडी एक्सिस के गिर्द घूमती है तो वो है रोटेटरी मोशन। अगर इसकी एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फैन, तो यहाँ पे आप एग्जांपल सामने भी बनी हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड द ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन ड्रायर, तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर का जो अंदर वाला ड्रम होता है वो भी सर्कल में ही मूव करता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है द मोशन ऑफ अ टॉप, टॉप यहाँ पे वही बात हो रही है लट्टू की, ठीक है। दैट इज आल्सो रोटेटरी मोशन, तो वो लट्टू की मोशन भी रोटेटरी मोशन ही होगी, ओके। इसके बाद आ जाता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेटरी मोशन में हम टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जो मैं ऊपर बता के आई हूँ कि आगे पीछे वाली मोशन। जैसे ये झूला ले रही है बच्ची, तो इसने एक दफा आगे जाना है, एक दफा पीछे जाना है, यही दो मूवमेंट इसकी आगे पीछे वाली रहनी है, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, इसकी यही फिक्स पोजीशन है, ये जो ऊपर वाले हैं ये यहाँ पे फिक्स हुए हैं, सेंटर इसका फिक्स है, इसी सेंटर पे इसने बार बार गुजरना है, आगे पीछे मोशन करनी है, ठीक है। इसी तरह जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को पेंडुलम के बारे में बताया जाएगा। आपको पेंडुलम के बारे में बताया जाएगा, तो पेंडुलम भी यही करता है कि वो भी टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाली मोशन करेगी, ठीक है। आपने एक धागे के साथ एक गेंद को बांध के ऊपर किसी चीज के साथ बांध देना है, तो उसके बाद आप अपने धागे को इस तरह हिला दोगे एक दफा, तो वो ऐसे ऐसे ही मूव करता रहेगा, जिस डायरेक्शन में भी आप उसको मूव करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। दी मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, दी मोशन ऑफ अ स्विंग, उसने एग्जांपल में भी झूले की मिसाल दी हुई है। इन आ चिल्ड्रन पार्क इज वाइब्रेटरी मोशन, तो किसी भी चिल्ड्रन पार्क में आपने देखा होगा झूले को, तो वो झूले की जो एग्जांपल है वो है वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन डन हो चुका है। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, याद करना है और इसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन पेपर में किस तरह आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक इस तरह भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक इसका और तरीका, ये अलग अलग पूछ सकते हैं, डिस्टेंस को डिफाइन करो और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो। जब अलग अलग पूछेंगे आपने इनकी डेफिनेशन साथ एक एग्जाम्पल और एक एक फॉर्मूला बता दीजिएगा। डिस्टेंस को आप किलोमीटर में और मीटर में मेजर कर सकते हो। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या जब पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तब आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी फिगर बना सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ये बता सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं, इस चैप्टर में जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने जस्ट डेफिनेशन राइट नहीं करनी, आपने डेफिनेशन के साथ ये बता देना है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर आप ये बता सकते हैं उसकी एग्जाम्पल क्या है, या आप लोग उसकी फिगर बना के कोई भी छोटी सी वो भी बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब भी सिर्फ डेफिनेशन भी वो पूछे तब भी आपने जस्ट डेफिनेशन राइट नहीं करनी, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 2 नंबर पूरे लेने के लिए आप लोगों को जरूरी होता है कि उसको कुछ ना कुछ लिख के बताओ तो सही कि आपको 2 नंबर चाहिए। ये तो नहीं कि आप एक ही लाइन की डेफिनेशन लिखते हो तो वो 2 नंबर एक लाइन पे कैसे आपको देगा, नहीं ना दे सकता। उसके जेहन में आएगा भाई इसने तो एक ही लाइन लिखी है, मैं क्या इसको 2 नंबर दूं, मैं 1 नंबर दे देता हूँ। आपने इस तरह करना है कि आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखे, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी जो भी है वो लिखे। अगर कोई यूनिट है, मतलब जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर है, किलोमीटर्स है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर किलोमीटर, इसी तरह वेलोसिटी और डिफरेंट नाम आगे आएंगे, उनकी आगे से यूनिट्स भी बताए जाएंगे। तो आप लोगों ने हर एक का यूनिट याद रखना है, वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने लिखना होता है, और इन यूनिट्स का आगे न्यूमेरिकल में भी बहुत ही ज्यादा यूज है, ओके। तो इन यूनिट्स को भी आपने साथ साथ याद रखना है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ वीडियो को स्किप ना किया करें, मैंने अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें बतानी होती हैं
जो मुझे जिस टाइम याद आए मैं उसी टाइम बताती हूँ, ठीक है। हर टाइम तो सारी बातें सारी चीजें जहन में नहीं आती, साथ साथ रीडिंग करते हैं तो जहन में आती हैं, साथ साथ आप उसको मार्क किया करें, ओके। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हम करते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की आपको पहले एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए बेटा, जब हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, आपने घर से स्कूल जाना है तो आपका रास्ता बिल्कुल सीधा तो नहीं ना होता। जारी बात है, आपने अपनी गली से निकलना है। आपकी गली कभी सीधी हो सकती है, कभी टेढ़ी हो सकती है, उसमें कई मोड़ आते हैं, फिर आप मेन रोड पे पहुंचते हो। तो मेन रोड आने के बाद भी आपने सीधा नहीं जाना होता, मेन रोड भी कई दफा टर्न लेके या कई दफा सर्कल में घूम के फिर आपने कई गलियों से होकर अपने स्कूल पहुंचना होता है। तो ये जो लंबा सा रूट लेते हो आप लोग, तो वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ओरिजिनल तौर पे आपने कितनी कितनी जगह से टर्न लिया है, जैसे जैसे भी हो के आप गुजर के पहुंचे हो, तो वो एक्चुअल पाथ है, उसको हम कहते हैं वो है डिस्टेंस। जब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि आप लोगों ने ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। यानी कि अगर आप अपने घर से एक हेलीकॉप्टर लो, अगर बच्चों के पास उड़ने वाली गाड़ी है या हेलीकॉप्टर है, जैसे हैरी पॉटर में वो दिखाते हैं कि उड़ने वाली गाड़ी में बैठ के स्कूल पहुंच जाते हैं, वैसे ही आप लेट्स सपोज करें कि आपके पास कोई उड़ने वाली गाड़ी है और आप उड़ने वाली गाड़ी के अंदर बैठे हैं और अपने घर के ऊपर से सीधा स्कूल पहुंच गया, एक स्ट्रेट लाइन से होते हुए, आपने कोई टर्न नहीं लेना, बिल्कुल सीधा सीधा आप अपने स्कूल पहुंच गए हैं। तो वो मूवमेंट, जो वो मोशन आपने की है, उसको हम कहते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने कोई टर्न नहीं लिया और आपका डिस्टेंस भी कम हो जाता है। वैसे तो आप लोग जो 4 या 5 किलोमीटर का फासला तय किया होगा, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि आप उड़ के पहुंच गए हो, बिल्कुल सीधे कह सकते हैं नाक की सीध में पहुंचे हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, आपकी डायरेक्शन भी है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन लेते हैं कि आपने बिल्कुल सीधा जाना है। ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में तो हजार किस्म के आपने टर्न लेने होते हैं, उसकी डायरेक्शन कोई भी डिफाइन नहीं होती, कभी सीधा जाना है, कभी इधर को जाना है, कभी उधर को जाना है, तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, हमें पता नहीं होता हमने सीधा जाना है या कैसे जाना है या कैसे नहीं जाना, टर्न लेने होते हैं हमने। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है कि आपने बिल्कुल सीधा ही जाना है, स्ट्रेट लाइन में ही जाना है, और वो उसकी डायरेक्शन भी हमने बतानी होती है, नॉर्थ जा रहे हैं या साउथ जा रहे हैं या ईस्ट है या वेस्ट है, ओके। तो यहाँ पे ऊपर उसने ये जो मैंने आपको रीड आउट नहीं करवाया, इसमें उसने एक एग्जांपल दी थी कि मुल्तान से लाहौर से गाड़ी ने मुल्तान जाना था, और वो अगर ओरिजिनल पाथ पे ही जाती है, जैसे उसने मोटरवे से जाना है, इधर से जाना उधर से जाना, यानी कि सारी रोड, मतलब सारे के सारे रोड उसने जैसे बने हैं उन्हीं के पाथ को फॉलो करके बिल्कुल उसी के हिसाब से जाना है, उसी के तरीके से जाना है, तब वो हो जाएगा एक्चुअल पाथ। लेकिन जब आप लोग जहाज में बैठते हो लाहौर से और सीधा फ्लाइट लेके मुल्तान पहुंच जाते हो, तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किया, लाहौर से आप एरोप्लेन में बैठे हो और बिल्कुल सीधा मुल्तान पहुंच गए हो, और वो रास्ता भी बहुत छोटा हो जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, हो सकता है आप आधे घंटे में पहुंच जाओ लाहौर से मुल्तान। लेकिन जब आपने गाड़ी में जाना है, कार में, तो तब आपने इतने रूट बदलने हैं, कभी आपने मोटरवे पे चढ़ना है, कभी मोटरवे से उतरना है, हजार किस्म के रास्ते चेंज करके फिर आपने पहुंचना है, तो वो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन फिक्स होती है, हमने उसी डायरेक्शन पे जाना है, ओके। तो अब हम रीड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। The displacement of an object is a vector quantity whose magnitude is the shortest distance। आपको बताया था ना कि shortest distance होता है between the initial and final position। initial position यानी कि जब आप अपने घर से निकले हो, final position जब आप स्कूल पहुंच गए हो, ठीक है। of the motion and its direction is from the initial position to the final position, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सीधी होगी। जैसे यहाँ पे उसने एक डायग्राम बताई है, देखें जी, जब एक कार ने ट्रेवल करना शुरू किया है तो ये रूट उसका डिफरेंट है, कभी उसने इधर को जाना है, कभी उधर को जाना है, तो इसका लंबा रूट है, ठीक है। लेकिन जब बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए उसने एक स्ट्रेट डायरेक्शन बनाई हुई है और एक एरो हेड से उसको शो किया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट में आपका डिस्टेंस कम हो गया है। ये वैसे आप लॉन्ग रूट लेते तो आपको बड़ा ज्यादा फासला तय करना पड़ना था, टाइम भी ज्यादा लगना था, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वो किसी जहाज में बैठ के सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। इसका मतलब है कि आपको टाइम भी कम लगा है और आपका फासला भी कम यूज हुआ है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जब बात की जाए डिस्टेंस की, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, समझ आ गया आप लोगों को। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला। आप लोगों ने जब इसको अटेम्प्ट करना है, आज शॉर्ट के लिहाज से अगर पेपर में आता है, तो आपने इसको पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर बताना है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है। इसके बाद आप ये डायग्राम बना सकते हैं, स्केलर और वेक्टर दोनों के लिए एक ही डायग्राम बना सकते हैं।
क्योंकि ये दोनों को शो कर रही है, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। बस इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको एरो लगा के लिख सकते हो, ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी लिखने से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की बात की जाए बेटा, तो स्पीड का मतलब होता है कि जब गाड़ी की स्पीड आप बढ़ाते हो या कम करते हो। ठीक है, स्पीड जो एक्चुअल मूवमेंट है उसको बताएगी। ठीक है, कि गाड़ी जो है इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। लेकिन जब बात आ जाती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए स्केलर वेक्टर का नाम लेती हूँ क्योंकि हर एक जगह पे आपको डेफिनेशन के साथ बताना पड़ेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। आपने अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो आप ये तो नहीं कहते कि आप यहाँ से ये नॉर्थ जाएंगे तो फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड तो आपके हाथ पे डिपेंड करती है कि आपने अपनी गाड़ी को हाथ के साथ स्पीड बढ़ानी होती है। अगर आप बात करते हैं मोटरसाइकिल की, तो आप अपने हाथ से उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं ना, आराम से उसको टर्न करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आगे को या पीछे को मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, इसलिए हम वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और स्पीड को स्केलर। तो सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस एस, किसी भी बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम टी, किसी भी टाइम के लिहाज से, अगर 5 मिनट में उसने कितना भी सफर कर लिया है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 घंटे में जितना भी टाइम है और जितना भी डिस्टेंस है, उनको जब हम मेजर करते हैं, इट्स स्पीड भी विल बी रिटन एज, उसकी स्पीड हम इस तरह लिखते हैं। आपने नीचे देख लेना है इसका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस मतलब कि कितना फासला तय किया है और उसको कितना टाइम लगा। यानी कि आप अपने घर से निकले हो, स्कूल पहुंचे हो, आपने 5 किलोमीटर फासला तय किया। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा है, लेट्स सपोज आपने 15 मिनट में सारा फासला तय कर लिया, तो आपने जो टाइम लगाया है उनको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड पता चल जाएगी कि आप कितनी स्पीड से चले थे, आपने अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड पे रखा हुआ था, जो आप कितने टाइम पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस डिस्टेंस का शो कर रहा है सिंबल है और टाइम का है सिंबल टी। ओके, तो नीचे उन्होंने उसका फॉर्मूला बदल दिया है कि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि आपने कितना फासला तय किया था, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जारी बात है, जो इधर चीज डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो s इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, इसके बाद आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्पीड, तो आप स्पीड की डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला भी राइट करेंगे। ओके, इसके बाद है हमारे पास ये दो ब्लॉक बने हुए हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। दोनों को बारी बारी रीड करवा देती हूँ आपको, क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस साइड पे है, द कार व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। कोई भी कार है एक सर्कुलर रोड के ऊपर मोशन कर रही है, मे हैव कांस्टेंट स्पीड, हो सकता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, बट इट वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी एट एवरी इंस्टेंट, हर एक जगह पे। व्हाई, क्यों होगी, बताएं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड जो होती है वो उसके लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन बताएंगे कि स्पीड होती है डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन, लेकिन वेलोसिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में हमें टाइम रिक्वायर होता है, डायरेक्शन रिक्वायर होती है, तो वेलोसिटी में भी रिक्वायर होगी। इसलिए हम वेलोसिटी की वजह से हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गाड़ी की स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ओके, इसी तरह ये साइड वाला ब्लॉक है, इसको भी आपने एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फास्टेस्ट लैंड मैमल, सबसे तेज चलने वाला जो मैमल है वो है चीता। यानी कि जितने भी जानवरों में सबसे तेज चलता है वो चीता चलता है, क्योंकि चीते की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, एंड द फास्टेस्ट फिश, और समंदर की बात की जाए तो समंदर में जो फिश रहती है वो है सेल फिश। इसका नाम भी याद रखना है और इसकी स्पीड भी आ गई है वो भी याद रखनी है। ठीक है, दोनों एमसीक्यूज बन सकते हैं। हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतनी इतनी ज्यादा स्पीड होती है। अगर आप लोगों ने अपनी बाइक की भी स्पीड देखी हो तो आपको पता है आप 60-70 से ज्यादा स्पीड नहीं रख सकते, जो कसरूर के रोड है इसके लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन इनकी दोनों चीजों की इसकी फिश की और चीते की बात की जाए तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 1 घंटे में 110 किलोमीटर फासला तय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लाइन लगाई हुई है, इसको भी आपने याद करना है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड की मैंने आपको बताया था ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए किसी नॉर्थ में या साउथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ गाड़ी की स्पीड अपने हाथ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का वो मीटर पर सेकंड है और दूसरा है किलोमीटर पर आवर। इसको इस तरह ही रीड करना है जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर भी -1 लगा है, इसका मतलब है कि ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, क्योंकि आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट होगा हमारे पास मीटर में या किलोमीटर में, और टाइम का सेकंड में या आवर में। तो यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे आवर वाला भी लिखा हुआ है। अगर आपने किलोमीटर की बात करेंगे तो वो आवर्स घंटों में कवर होगा, अगर आप मीटर्स की बात करेंगे तो वो सेकंड्स में कवर होगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने इधर किलोमीटर लिख के साथ सेकंड नहीं लिखना, क्योंकि किलोमीटर के साथ आवर ही चलता है। अगर आपने किलोमीटर में फासला तय करना है तो घंटे लगेंगे, और अगर आपने मीटर में फासला तय करना है तो सेकंड्स लगेंगे। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। और जब भी -1 आएगा तो आपने इसको रीड करना है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ओके, पर का मतलब होता है ये डिवाइड हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने याद करनी एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कहते हैं किसी खास लम्हे में आपने गाड़ी की स्पीड चेक करनी है तो उसका मतलब होगा वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे अगर आप अपने घर से निकले हो, अपने स्कूल पहुंचने तक आप लोगों ने कोई एक खास सेकंड नोट करना है। जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई हमने 7:05 पे अपनी स्पीड देखी थी, तब हमारी स्पीड इतनी थी, हमारी गाड़ी की स्पीड 60 थी, 70 थी या 80 थी। तो वो एक खास लम्हे पे जो आपने नोट डाउन कर ली है स्पीड, तो उसको हम कहेंगे वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। The speed of a vehicle that is shown by its speedometer। स्पीडोमीटर का आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि किसी भी गाड़ी की स्पीड, किसी भी व्हीकल की स्पीड हम किस तरह मेजर करते हैं, तो आप एमसीक्यूज का आंसर देंगे स्पीडोमीटर की मदद से। ठीक है, आप लोगों को इसलिए कहती हूँ हर पॉइंट को ध्यान से सुना करें, अंदर से ही एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, ध्यान से सुना करें और समझा करें। ठीक है, तो स्पीडोमीटर से आप किसी भी गाड़ी की, किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर कर सकते हो। ओके, एट एनी इंस्टेंट, किसी खास लम्हे पे। ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वही डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, यहां से स्टार्ट होगी और यहाँ पे आके ये एंड हो जाएगी। ओके, आपने इसकी डेफिनेशन को ध्यान से याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में आ सकता है व्हाट इज स्पीड, तो आप बता सकते हैं। उसी तरह इसके आगे बाद एक और डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड की बात की जाए तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि आपने टोटल कितना फासला तय किया अपने घर से लेके स्कूल तक या अपने ऑफिस से लेके घर तक, जितना भी आपने फासला तय किया है टोटल वो, और उसको डिवाइड करो टाइम पे, आपको 10 मिनट लगे हैं या 15 मिनट लगे हैं, टोटल कितना आपको टाइम लगा है, उन दोनों को जब आप डिवाइड कर लेते हो तो वो एवरेज निकल आती है। ठीक है, एवरेज का वैसे भी आपको पता है, सबको जमा करो टोटल पे डिवाइड कर दो, इसका वही एवरेज होती है, मैथ वाली है। इसी तरह फिजिक्स में भी यही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप डेफिनेशन इसकी इस तरह बना सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर ओवर टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया, आपने इसी को इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिख देना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये जो इक्वल का साइन लगा इसकी जगह पे आप अपनी इंग्लिश में लिख लें, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम्स, कितने टाइम में उसने उसको कवर किया, टोटल टाइम टेकन, उसको कितना टाइम लगा है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर को हम एस से शो करते हैं और टोटल टाइम टेकन को हम टी से शो करेंगे, और ये एवरेज स्पीड है इसलिए वी के साथ ए वी लग जाएगा। ए वी का मतलब है एवरेज स्पीड। ओके, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। इसी एक ही पैराग्राफ में दो डेफिनेशन आ रही थी, एक थी इंस्टेंटेनियस स्पीड की और एक थी एवरेज स्पीड की। ओके, इसके बाद नीचे आए, आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रही है। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया हुआ है, एन ईगल ड्राइव्स टू द ग्राउंड अलोंग 300 मीटर्स पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी एक ईगल है वो मूव कर रही है, जमीन की तरफ आ रही है, उसकी स्पीड जो है वो 300 मीटर है, इतनी ज्यादा उसकी स्पीड है, 300 मीटर्स पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर इट्स डिस्टेंस, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो इतनी स्पीड के साथ, तो वो हम बता देते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने सारा कुछ करना है। सबसे आपने पहले लिखना होता है गिवन डेटा। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बन जाता है, न्यूमेरिकल आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, आपने उसको इस तरह अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले आपने गिवन डेटा लिखना है, फिर आपने टू फाइंड लिखना है और फिर सोल्यूशन। 3 स्टेप होते हैं, इन तीनों स्टेप्स को आपने प्रॉपर फॉलो करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टोटल डिस्टेंस कवर। सबसे पहले हमारे पास क्या उसने बताया, टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, वो है 300 मीटर्स। यहाँ से आप देख सकते हो उसने बताया हुआ था, तो डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं, ये हमारा गिवन डेटा में आएगा 300 मीटर्स। उसके बाद उसने एक और चीज बताई थी, एवरेज स्पीड। तो
एवरेज स्पीड को वी एवरेज के साथ हम बता देंगे 60 मीटर पर सेकंड है। ये दोनों हमारे गिवन डेटा में आ गए। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिएगा गिवन डेटा ऊपर। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका टू फाइंड की हेडिंग आएगी क्योंकि लिखा हुआ है टोटल टाइम टेकन इक्वल टू हमने फाइंड करना है। यही कहा था ना उसने कि कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करना डिस्टेंस कवर करने में। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया टोटल टाइम इक्वल टू हमने फाइंड करना है, ये टू फाइंड में आएगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास सोल्यूशन नीचे से शुरू हो गया, यहाँ से यूजिंग से ऊपर आपने हेडिंग ले लेनी है कि ये है सोल्यूशन। यूजिंग द इक्वेशन v एवरेज इज इक्वल टू s ओवर t, ये आपने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, ये वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। s उसने बताया हुआ है हमें कितना है 300 और टाइम उसने हमने फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा। v एवरेज भी उसने बताई है 60। तो अगर टाइम फाइंड करना है तो आप टाइम को उधर ले जाओगे और v एवरेज को उसके नीचे ले आओगे। ये देखिए उसने ऐसे किया, टाइम को दूसरी साइड पे ले आया है, s ओवर v एवरेज लिख लिया है। s की वैल्यू पुट करेंगे 300 और v एवरेज की पुट करेंगे 60, इनकी कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ओके, 0 0 से कट हो गया और 6 का टेबल अगर आप 5 तक पढ़ोगे तो 30 आ जाएगा, तो 5 हमारा आंसर आ गया है। टाइम हमें कितना लगा, 5 सेकंड लगे हैं। ओके, यानी कि किसी भी ईगल को जमीन तक आने में जितना उसने डिस्टेंस बताया था और जितना उसने एवरेज उसकी स्पीड बताई थी उस लिहाज से उसे 5 मिनट लगेंगे जमीन तक आने में। ओके, इसी तरह ये साइड टेबल बना है, इसको भी आपने रीड करना है, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकती हैं। ये आपने रीड आउट कर लेना है, इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकती हैं, ये 90 80 वाली या फिर ये वाली। ओके, तो इसको आप लोग खुद एक दफा रीड कर लीजिएगा। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेलोसिटी, और शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेलोसिटी का, और इसके आगे एक और है वो भी आपको जल्दी से बता दूंगी और फिर इसको हम एंड करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है बेटा, वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था इसमें डायरेक्शन होती है। तो इधर लिखा हुआ है द नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट फासला तय किया ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इसका एक और चीज आपने याद करनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एवरेज वेलोसिटी जब भी आपने फाइंड करनी होती है तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डी को और टाइम कहते हैं टी को। तो फॉर्मूला आपने राइट कर लेना है, बहुत ही आसान है। जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी की डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला राइट करेंगे। ओके, इसके बाद नीचे उन्होंने बताया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर बताना करना है वेक्टर है या स्केलर है। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई हुई है कि दी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी का और स्पीड का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट सेम होते हैं, मीटर या किलोमीटर। दो यूनिट होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और वेलोसिटी के और स्पीड के भी दो ही यूनिट है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ओके, आपने ये दोनों एमसीक्यूज अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं कि वेलोसिटी क्या मतलब यूनिट क्या है या स्पीड का यूनिट क्या है। ओके, इसके बाद है आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब बात आ जाती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, तो आपको डिफरेंस में भी आ सकता है या अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताइए क्या होती है। पहले आपको वैसे ही समझा देती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि जब आपकी स्पीड जो है और डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, चेंज नहीं हो रही स्पीड और डायरेक्शन दोनों, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी या उन दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तो आप उसे बोलोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहोगे इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, ना ही उसकी स्पीड बदल रही है ना ही डायरेक्शन बदल रही है, तो आप कहोगे ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सीधी है। लेकिन अगर चेंज हो रही है, इफ दी स्पीड एंड डायरेक्शन आर बोथ ऑफ देम, कोई एक हो जाए या स्पीड बदल रही है या डायरेक्शन बदल रही है या दोनों ही बदल रही हैं, आप ये कहोगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इट इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दो नाम है, एक तो यही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक दूसरा नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेना है, अच्छी तरह इसको रीड कर लेना है। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे मैंने मार्क किया, आपने ये भी याद करना है कि द डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रोपर, ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म की। कि यूनिफॉर्म अगर पूछते देता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, उसकी एग्जांपल आप ये बताएंगे कि किसी भी पैराट्रोपर, पैराट्रोपर कहते हैं जब कोई पैराशूट पहन के किसी ऊंचाई से कूदता है, तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसकी बिल्कुल स्ट्रेट मोशन होती है और उसकी स्पीड भी बिल्कुल सेम होती है। स्पीड सेम क्यों होती है? क्योंकि उसका जो ऊपर वाला पैराशूट है वो हवा के साथ एक रेजिस्टेंस की वजह से अपनी जो स्पीड है उसको कांस्टेंट कर लेता है। ठीक है,
तो हम उसे बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल हो जाएगी किसकी, यूनिफॉर्म की। और नॉन यूनिफॉर्म में तो आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। मोटरसाइकिल की मोशन कह सकते हो, एक मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड हर लम्हे चेंज होनी है, क्योंकि कहीं पे जंप आ जाना है, कहीं पे आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो वो सारी किसकी एग्जाम्पल है, वो है नॉन यूनिफॉर्म की। ओके, और इसी तरह ये साइड टेबल है, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज का आपका लेक्चर इतना ही था। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।